एक गांव में मनोहर और सरला नामक पति पत्नी रहते थे। मनोहर बहुत ही अच्छा और आदरणीय आदमी था। वो मुकेश नामक एक व्यक्ति से दूध लेके अपने घर जाता था। उस दूध को उसकी पत्नी सरला उबा के ठंडा करके एक मटके में डाल के दही बनाती थी। पति पत्नी दोनों एक छोटी दही का दुकान चलाते थे। जो पैसे दही को बेचने से मिलते थे उससे अपना जीवन चलाते थे। ऐसे ही थोड़े दिनों बाद उनका दही का व्यापार अच्छा चलने लगा और बहुत लोग उनसे दही खरीदने लगे। उसके पास दही बहुत जल्दी खत्म हो जाने के कारण बाकी लोग खाली हाथ वापस घर चले जाते थे। अगर मैं मुकेश से ज्यादा दूध लूंगा तो किसी को हमारे दुकान से खाली हाथ जाने की कोई जरूरत नहीं होगा। मुकेश, मुझे ज्यादा दूध की जरूरत है, तुम्हें आज से ज्यादा दूध देना होगा। जरूर मनोहर, उसमें क्या है। ऐसे मनोहर को जितना जरूरत था उतना दूध लेके वो घर वापस चला जाता था। मनोहर का व्यापार अच्छा चल रहा होगा, इसीलिए वो ज्यादा दूध लेके गया। मेरे दूध का व्यापार में कोई तरक्की नहीं हुआ। मुझसे सबसे ज्यादा दूध तो मनोहर ही लेता है, इसीलिए अगर मैं दूध में पानी मिलाऊंगा तो उसे कोई शक नहीं होगा। जैसे उसने सोचा वैसे ही अगले दिन वो मनोहर को देने वाला दूध में पानी मिला के देता है और सरला हर रोज की तरह उस दूध को दही बनाती है। अगले दिन जब मनोहर ने उस दही को देखा तो वो दही टूटा हुआ बना था और अगले दिन भी वही हुआ था। सरला, आज भी दही वैसे का ही बना है। इस बात के बारे में हमें कुछ करना होगा, वरना व्यापार को आगे नहीं ले जा सकेंगे। हाँ जी, पर अगर दूसरा दूध वाला भी ऐसे ही नहीं करेगा, इसका क्या भरोसा। अगर हम ही गाय को लेके एक भरोसेमंद आदमी को उनका देखभाल करने के लिए रख देते तो हमें दूध के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा ना। सही सोच है सरला, बिल्कुल करेंगे। मैं कह देता हूँ उसे कि हमें अब दूध नहीं चाहिए। और उनके योजना के अनुसार वो दोनों गाय को लेकर एक भरोसेमंद आदमी को उनकी देखभाल के लिए रखते हैं। और मनोहर ये बात मुकेश को कहने के लिए निकल पड़ता है। मुकेश, मुकेश! अरे मनोहर, इस वक्त पे क्यों आए हो? कुछ नहीं, बस इतना कहने के लिए कि आज से आपको हमें दूध बेचने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? क्यों नहीं चाहिए दूध तुमको अब से? क्योंकि अब हमारे पास गाय है और उनके लिए एक रखवाला भी है। ऐसे कहकर मुकेश वहां से चला जाता है। अच्छे गुणवत्ता वाली दूध से दही बनाने के कारण बहुत लोग मनोहर के दुकान से खरीदते थे और इसकी वजह से उनका व्यापार भी अच्छा चलता है और वो दोनों सुख संपत्ति से जीते हैं। हर रोज की तरह जब मुकेश दूध देने बाहर निकलता है तो वो मनोहर के दुकान में दही के लिए लगी भीड़ देखता है। इस गांव में मनोहर का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, इसीलिए मेरे पास दूध बंद करके उसको अब खुद गाय को खरीदने का साक्षाम है। उसका दुकान को ही बंद करवा दूंगा। ऐसे सोचकर वो अपने घर की फंक्शन में भजन के लिए बहुत लोगों को बुलाता है और दही के लिए मनोहर के दुकान को जाता है। मनोहर, मुझे एक मटका भर दही चाहिए। उतना दही क्यों मुकेश? मेरे घर में आज भजन है तो सबके लिए भोजन भी है। ऐसे कहकर वो दही लेके जाता है। घर जाते ही मनोहर के दिए हुए मटके का दही को दूसरी बर्तन में खाली करके मुकेश के दूध मिश्रण से बनाए हुए दही को उस मटके में डालता है। उसी दही को भोजन में सबको परोसता है। वो खाने के कुछ ही समय में सबको पेट दर्द करना शुरू हो जाता है और उसी समय पे गांव के जमींदार भी वहां आते हैं। सबको दर्द से तड़पते देख पूछते हैं, क्यों तुम सब ऐसे तड़प रहे हो? क्या हुआ? जब से यहाँ का दही खाया है तब से ऐसे ही तड़प रहे हैं। मुकेश, दही में क्या मिलाया तुमने? वो खा के ऐसे क्यों तड़प रहे हैं सब? प्रभु, मुझे कुछ नहीं पता। ये दही मैं मनोहर से खरीद लाया। सैनिकों, तुरंत मनोहर को मेरे पास लाओ। जमींदार की आज्ञा के अनुसार सैनिक मनोहर को उनके पास लेके आते हैं।
मनोहर के साथ साथ उसकी पत्नी भी उसके पीछे जमींदार के पास आ पहुंचती है। क्या तुमने मुकेश को ये दही बेचा? जी प्रभु। तुम्हारे बेचे हुए दही के वजह से यहाँ सब दर्द के मारे तड़प रहे हैं। तुमने इसमें क्या मिलाया? मैंने आज बहुत लोगों को यही दही बेचा है, उनको कुछ नहीं हुआ। मैं दही में कुछ नहीं मिलाया प्रभु, मुझे पता नहीं ये कैसे हुआ। जमींदार मनोहर को बंदी घर में बंद करने की आज्ञा देते हैं और सैनिक उसे ले जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? हमने तो कुछ नहीं किया। क्या इसमें मुकेश का हाथ है? ऐसे सोच ही रही थी कि उसके सामने से मुकेश अपने घर जा रहा होता है। अगर मैं मुकेश के पीछे चलूं तो शायद कुछ पता चलेगा और इस समस्या का हल मिलेगा। और वो मुकेश का पीछा करती है। मुकेश घर जाके अपनी पत्नी को मनोहर के साथ किया हुआ बताता है। सरला सच सुनकर वहां से जा रही होती है कि बगल में छुपा दही का मटका उसे दिखता है। अरे ये तो हमारे दुकान का दही है, इसने पूरा दही दूसरे मटके में डाल दिया। मुझे अभी ये बात जमींदार को बताना होगा। और ऐसे ही वो दही का मटका अपने साथ लेकर जमींदार को दिखाकर सब सच समझाती है। जमींदार अपने सैनिकों को मनोहर को मुक्त करके मुकेश को बंदी करने की आज्ञा देते हैं और सैनिक जमींदार का कहा मानकर मुकेश को बंदी कर देते हैं। मनोहर का व्यापार मुझसे भी अच्छा चलने की ईर्ष्या से मैंने उसके दुकान को बंद करवाने का योजना बनाया और उसके बजाय खुद मेरा दूध का व्यापार खो के यहाँ बंदी हो गया। ऐसे उसको अपनी गलती का एहसास होता है। अपनी पत्नी के होशियारी और बुद्धि से मनोहर को बचाने के लिए वो बहुत खुश होता है और दोनों हमेशा की तरह अपना दही का व्यापार खुशी से करते हैं। माधवपुर नामक एक गांव में थे दो आदमी, विनोद और सात्विक, जो पड़ोसी थे। विनोद था बहुत आलसी और कोई काम नहीं करता था। पर सात्विक के पास बहुत गाय थे जिनका दूध बेचकर वह पैसे कमाया करता था। इसी दौरान दूध का धंधा काफी बढ़ रहा था, तो सात्विक ने सोचा कि अब वह पड़ोसी गांव में भी दूध बेचना शुरू करेगा। अपने जमाए हुए पैसों से उसने नई साइकिल खरीदी, जिससे वह बाकी के गांवों में जाकर दूध बेचने लगा। एक सुबह जब सात्विक काम के लिए अपनी साइकिल पर निकला, तब विनोद ने उसको देखा। अरे, मुझे बिना बताए सात्विक ने नई साइकिल खरीद ली। उसके लौटने के बाद पूछूंगा। ऐसा सोचकर विनोद उसके घर के बाहर सात्विक के लौटने का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद सात्विक दूध बेचकर वापस आया। जब हो सात्विक, तुमने नई साइकिल खरीद ली? हाँ विनोद, क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस यही जानना चाहता था कि नई साइकिल के लिए पैसे कहाँ से आए। भाई, आज तक जो भी दूध बेचा ना, उसमें से मैंने थोड़ा थोड़ा जमाया इस साइकिल के लिए, जिसकी मदद से अब मैं पास वाले गांव में भी जाकर दूध बेचने लगा हूँ। अच्छा, अरे तू तो काफी समझदार निकला सात्विक। विनोद हंसते हुए सात्विक के लिए खुश होने का नाटक किया और फिर अपने घर चला गया। घर जाकर विनोद सोच में पड़ गया कि इतने कम समय में सात्विक ने नई साइकिल खरीद कैसे ली। विनोद ने खुद तो कुछ नहीं लिया। उदास होकर विनोद गहरी सोच में ही डूबा रहा। मैं क्यों इतना उदास रहूं? अगर मैं भी सात्विक की तरह कुछ काम करूं तो पैसे जमा कर मैं भी अपनी मनपसंद चीजें खरीद सकता हूं, पर मैं करूं क्या? अरे हाँ, मुझे तो जलेबी बनाना बहुत अच्छी तरह से आता है। हाँ, मैं एक जलेबी की दुकान शुरू करूंगा। फिर अगले दिन विनोद ने अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली और गरम गरम जलेबी बेचने लगा। एक जलेबी 5 रुपये, आधा किलो 50 रुपये और 1 किलो 100 रुपये में।
इस प्रकार विनोद ने बहुत स्वादिष्ट जलेबी कम भाव में बेचने लगा। उसके गर्मा गर्म जलेबियों की सुगंध गांव के कोने कोने तक पहुंच गई। गांव के सारे लोग विनोद की दुकान पर आने लगे मजेदार जलेबियों का स्वाद लेने के लिए। कुछ ही दिनों में विनोद की जलेबी बहुत मशहूर हो गई। एक दिन रमेश नामक एक आदमी उसकी दुकान पर जलेबी खा रहा था। वाह विनोद, तुम्हारे हाथों की बनाई हुई जलेबी बहुत ही मजेदार है। इतने कमाल की जलेबी मैंने आज तक खाए ही नहीं भाई, वाह। ऐसा कहकर रमेश जलेबी के मजे ले रहा था और बाकी के लोगों ने भी उसकी बहुत तारीफ की। पूरे गांव में विनोद की दुकान और भी मशहूर हो गई। अब धीरे धीरे विनोद थोड़ा घमंडी बनने लगा। मेरे जैसे जलेबी तो और कोई बना ही नहीं सकता। मुझे जलेबियों का दाम भी बढ़ाना पड़ेगा, इससे मैं और ज्यादा मुनाफा कमा सकता हूँ। दुकान पे आए हुए सब लोगों को विनोद ने बोला, जी आज से एक जलेबी 10 रुपए, आधा किलो 100 रुपए और 1 किलो 200 रुपए में। एक आदमी उदय जो जलेबी खरीदने आया था, उसने कहा, अरे भाई साहब, जलेबी इतनी महंगी कब से हो गई है? बाकी के दुकानों में तो किलो 100 रुपए में ही बेचते हैं। अगर मेरे जैसे स्वादिष्ट जलेबी कहीं और मिले ना तो वही जाकर खा लीजिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विनोद जैसी स्वादिष्ट जलेबी कहीं और नहीं मिलेगी, ऐसा सोचकर लोगों ने अब महंगी जलेबी खरीदना शुरू कर दी। इस गांव में मेरे जैसे जलेबियों को टक्कर देने वाला और कोई है ही नहीं। गांव वालों को तो अब मेरे स्वाद की लत लग चुकी है। ऐसा सोचकर उसने जलेबी को तोलने वाले तराजू के नीचे सबकी नजर से चोरी एक छोटा सा भार लगा दिया, जिससे वे लोगों को ज्यादा पैसों में कम जलेबियां बेच सके। इसी तरह विनोद का कारोबार उसके अनुसार चलता रहा। एक दिन गांव के जमींदार को विनोद की जलेबियों के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपने नौकरों को उसके पास 1 किलो जलेबी लाने के लिए भेजा। नौकर गए और विनोद के यहाँ से 1 किलो जलेबी ले आए और जमींदार जी को दे दिया। जमींदार जी ने देखा कि जलेबियां तो 1 किलो से कम है। मैंने तो 1 किलो मंगवाया था, ये तो उससे कम है। मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं किया? कहा जमींदार जी ने गुस्से से। साहब जी, हमने तो दुकानदार को 1 किलो ही देने को बोला था और फिर उसने इतना ही दिया। हमारी कोई गलती नहीं है प्रभु। चलो हम इस जलेबी वाले के पास जाकर देखते हैं कि वह असल में कर क्या रहा है। दुकान के पास पहुंचने ही वाले थे जब जमींदार जी ने एक भिखारी को उस जलेबी की दुकान की ओर जाते हुए देखा, तो वह रुक गए और अपने नौकरों को भी रोक दिया। जमींदार जी देखना चाहते थे कि दुकानदार उस भिखारी को किस तरह जलेबी बेचेगा। जमींदार और उनके नौकर पास वाली दुकान के पास खड़े होकर नजारा देखने लगे। एक जलेबी कितने की है भाई साहब? एक जलेबी 10 रुपए। भिखारी के पास थे सिर्फ 2 रुपए, तो उसने वो निकाला और बोला, बस एक जलेबी दे दो। विनोद ने कहा, 10 रुपए की एक जलेबी है, 2 रुपए में नहीं मिलेगी। ये सुनकर भिखारी वहाँ से जाने ही वाला था जब विनोद ने उससे रोककर कहा, हो, तूने यहाँ पर खड़े होकर मेरी जलेबियों का सुगंध लिया है, उसके लिए वो 2 रुपये। हे भगवान, मेरे पास तो ये 2 रुपये ही है और तुम ये भी इतनी बेरहमी से मांग रहे हो। मैं नहीं दूंगा। इसी दौरान जमींदार जी वहाँ पर पहुँचे और अपने पास रखे हुए पैसों का थैला भिखारी को दिया और कहा, तुम्हारे 2 रुपए के बदले में इस दुकानदार को तुम ये पैसे का थैला दे दो।
अरे आप तो बड़े लोग हो साहब, आपको तो न्याय करना चाहिए। अगर आप इस दुकानदार को पैसे दे दोगे तो कैसे? मेरी बात मानो और दुकानदार को ये पैसे दे दो। भिखारी ने माना और पैसे विनोद को देने गया। जब जमींदार ने कहा, 1 मिनट रुको, इस थैले को पहले जोर से हिलाओ। भिखारी ने थैले को जोर से हिलाया तो थैले में से सिक्के छन छन करने लगे। पैसों की आवाज सुनाई दी क्या विनोद? सुनाई दी साहब। अगर ये बात है तो फिर भिखारी ने अपना भुगतान दे दिया है। क्या साहब, पैसे तो इसने दिए नहीं और आप बोल रहे हो कि दे दिए? पैसे की आवाज तुमने सुन ली ना, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह भिखारी ने तुम्हारी जलेबियों की सुगंध सूंघ ली थी। तुम्हें तुम्हारी जलेबियों की सुगंध के पैसे इस थैले के पैसों की आवाज से ही मिल गई। तुरंत विनोद को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जमींदार जी से माफी मांगी। तुमने केवल यही गलती नहीं की, तुम्हारे जलेबियों का मूल्य बाकी की दुकानों से बहुत ही ज्यादा है और उसके ऊपर गलत तरीके से तोलकर तुम ज्यादा पैसों में कम जलेबियां बेचते हो। साहब जी, बस एक बार के लिए मेरी गलती को माफ कर दो, मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। तुमने आज तक बहुत गलतियां की है, तुम्हें तो इस गरीब को एक जलेबी भी देने का मन नहीं किया। अब मैं तुम्हें ये आदेश देता हूँ कि अभी इसी वक्त अपनी इस जलेबी की दुकान को बंद करो। ये बात सुनकर विनोद बहुत डर गया और उदास हो गया। जमींदार जी से गिड़गिड़ाकर माफी मांगता रहा। जब उसी रास्ते सात्विक आया, विनोद की परिस्थिति देखकर सात्विक उसकी दुकान पर आया और बोला, जमींदार साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया आप विनोद को इस बार माफ कर दे। सात्विक के अच्छे स्वभाव के बारे में जानते हुए इस बार तो सात्विक की बात सुनकर उसके अच्छे बर्ताव को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ विनोद। कम से कम अब से पूरा मन लगाकर मेहनत से और ईमानदारी से अपना काम करो। ऐसा कहते हुए जमींदार जी वहाँ से चले गए। सात्विक और जमींदार जी की बात सुनकर विनोद ने अच्छा नाम कमाने का ठान लिया। पूरी लगन और ईमानदारी से उसने दोबारा अपना कारोबार शुरू किया। इस वजह से अब और भी लोग उसके पास जलेबी खाने आने लगे। अंत में विनोद खुशी खुशी से और सच्चाई से अपना जीवन बिताने लगा।